नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 4 बज चुके हैं और मेरे साथ है सचिन। फास्ट एंड फैक्ट्स का वक्त हो गया है, शुरू करते हैं। और आज की पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कानपुर में परिवर्तन रैली के जरिए संसद के हंगामे से लेकर काले धन तक हर मुद्दे पर अपनी बात जनता तक पहुंचाई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार का एजेंडा भ्रष्टाचार बंद करना है, लेकिन विपक्ष का एजेंडा संसद बंद करना है। पीएम ने कहा कि देश को लूटने वालों का हिसाब चुकता कर दूंगा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि 50 दिन के बाद लोगों की परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये लड़ाई देश के ईमानदारों की लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है, और ये सरकार ये लड़ाई जीत करके रहने वाली है, क्योंकि देश ईमानदारी की लड़ाई जीतना चाहता है। 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी, कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने पहले दिन कहा था, हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में परिवर्तन की लहर नहीं, परिवर्तन की आंधी चल रही है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देश के कुछ मुट्ठी भर नेता बेईमानों के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की वकालत भी की। पीएम मोदी ने कहा कि नोट बैन के बाद छोटे नोट और छोटे लोगों की भी मांग बढ़ी है। पीएम मोदी ने 3 साल के अंदर देश के हर गरीब के घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का वादा किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने वायदे के मुताबिक यूपी के ज्यादातर गांव में बिजली पहुंचाने का काम लगभग पूरा कर दिया है। राजनीतिक दलों के बेनामी चंदे पर रोक लगाने के चुनाव आयोग की मांग का भी सरकार ने समर्थन किया। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि कानून में बदलाव कर राजनीतिक दलों को 2000 या उससे ज्यादा का बेनामी चंदा लेने से रोका जाए। एक सुझाव ये भी था कि चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों को आयकर में छूट ना दी जाए। सरकार ने इन सुझावों को अच्छा बताते हुए कहा है कि इन पर विचार होगा। ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, ये बात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी, और मैंने आग्रह किया था कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जो सजेशन है, रिकमेंडेशन है, उनको ध्यान में रख करके अगर कोई अमेंड करने के लिए, चाहे भारत के संविधान की अमेंड करने की बात आएगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें उचित कदम उठाएंगे। तो मोटर गवर्नमेंट संशोधन नहीं कर सकते, तो सुझाव उनके होंगे, केंद्र सरकार विचार करे, और विचार करने के बाद में अगर संशोधन कोई लाना ही होगा तो पार्लियामेंट में अगर उस पर चर्चा होगी। राजनीतिक दलों के गुप्त चंदा लेने पर किसी तरह की संवैधानिक या कानूनी रोक नहीं है। राजनीतिक दलों को 20,000 से ज्यादा चंदा देने वालों के नाम पते का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इनकम टैक्स कानून 1961 के मुताबिक राजनीतिक दलों को चंदे पर आयकर छूट मिली हुई है। हालांकि चंदे पर टैक्स में छूट के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने एक सुझाव ये भी दिया था कि राजनीतिक दल कूपन के जरिए चंदा देने वालों का भी पूरा ब्यौरा रखें। बैंकों में रकम जमा करने को लेकर के आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। 5000 से ज्यादा के पुराने नोट बैंक में एक बार ही जमा किए जा सकते हैं। बैंक खातों के जरिए काले धन को सफेद करने के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने ये नया फैसला लिया है। 5000 से ज्यादा जमा सिर्फ उन्हीं खातों में हो पाएगा जो केवाईसी के नियमों का पालन करते हैं। साथ ही बैंक के कम से कम 2 अधिकारी जमा करने वाले से पूछताछ भी करेंगे कि आपने अभी तक पैसा जमा क्यों नहीं कराया। जो लोग 5000 से कम के पुराने नोट बार बार खाते में जमा कराने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बैंक के अधिकारी पूछताछ करेंगे। अब सरकार तो मालूम नहीं कितनी बार संशोधन करेगी अपने, जो उनके आदेश निकलते हर 1-2 दिन के बाद में उसमें संशोधन हो जाता है। सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था। 9 नवंबर से 500 और 1000 के पुराने नोट चलन से बाहर हो गए। कुछ तय सेवाओं के लिए पुराने नोट के इस्तेमाल में छूट दी गई, लेकिन 15 दिसंबर के बाद ये छूट पूरी तरह वापस ले ली गई। लोगों के पास बैंक में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने के लिए 30 दिसंबर तक का वक्त है। 10 दिसंबर तक 500 और 1000 के 12,44,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंक में जमा कराए जा चुके हैं।
आरबीआई ने साफ किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसे जमा कराने की कोई सीमा नहीं होगी। उत्तराखंड में जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली छूट का अब विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने नमाज के लिए हर शुक्रवार को 1.5 घंटे की छुट्टी का प्रस्ताव पास किया है। फैसले का विरोध करते हुए बीजेपी ने हरीश रावत सरकार पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी दिखावे के लिए सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। तो कल को अगर हिंदू समाज ये तय कर ले, सारे धर्मगुरु तय कर ले कि सोमवार को शिव जी की होगी, मंगलवार को हनुमान जी के लिए 2 घंटे की पूजा के लिए चाहिए, शनिवार को शनिदेव के लिए चाहिए, तो क्या सारे दफ्तरों में फिर ये करेंगे? समानता की बात हो जाए। मगर इस प्रकार से सरकार की ओर से जाहिर करना ये बहुत ही गलत है और ये बिल्कुल ही मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रति एक बहुत बड़ा कदम इसको माना जा सकता है। कांग्रेस कुछ अच्छा करे लोगों के लिए तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए और तब जो है किसी की आलोचना करनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार के फैसले पर मुस्लिम समुदाय ने भी सवाल उठाए। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कभी ख्याल ये आता है कि 90 मिनट की छूट देकर कहीं आप एक बड़ी लंबी छूट की मांग तो नहीं कर रहे हैं मुसलमानों से, कहीं ना कहीं ये बात ज़हन में आ ही जाती है। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में कुल 84 लाख हिंदू और 14 लाख मुस्लिम हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में कुल 14% मुस्लिम वोटर हैं। हर शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक की ये छूट दी जाएगी। पठानकोट हमले के 11 महीने के बाद एनआईए ने चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में आतंकी मसूद अजहर का नाम शामिल है। एनआईए ने आज स्पेशल कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर की। 101 पन्नों की चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ असगर, शाहिद लतीफ और कासिम जान को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में पठानकोट हमले की साजिश और उसे अंजाम देने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मसूद अजहर, रऊफ, कासिम और लतीफ के खिलाफ इंटरपोल भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। 4 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है और हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। टेक्निकल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे किया गया है। ये रऊफ असगर ने जब पठानकोट टेरर अटैक हुआ था तो उसके एकदम बाद उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया था जिसमें उन्होंने जैश ए मोहम्मद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी। मुझे लगता है कि ऐसी एविडेंस के साथ ये केस जो है स्ट्रांगली हमारे फेवर में जाएगा। ये चार्जशीट बड़ी लाजमी थी क्योंकि हिंदुस्तान के कोर्ट में भी अगर चार्जशीट नहीं की तो इसके ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर और डाला जा सकता था, प्रेशर नहीं था। तो इससे इंटरनेशनल प्रेशर जो है पाकिस्तान के ऊपर और बढ़ेगा। 2 जनवरी 2016 को नासिर हुसैन, अबू बकर, उमर फारूक और अब्दुल कयूम नाम के 4 आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। पठानकोट में हुए आतंकियों के हमले में 7 सैनिक शहीद हो गए थे। 80 घंटे तक चले ऑपरेशन में सभी 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। चार्जशीट के बाद भारत यूएन के जरिए मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के लिए और दबाव बना सकता है। आर्मी चीफ के रूप में बिपिन रावत की नियुक्ति पर कांग्रेस बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी ने पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी के बयान का विरोध किया है। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति पर मनीष तिवारी ने सवाल उठाए थे। सरकार से पूछा था कि वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर बिपिन रावत को क्यों आर्मी चीफ बनाया गया, लेकिन सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि सेना को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। जनरल रावत जिनको बनाया गया उनमें सब खूबियां हो सकती पर और फौज की ये मर्यादा सिर्फ भारत में नहीं पर पूरे विश्व भर में ये है कि जो सीनियरिटी है उस सीनियरिटी के प्रिंसिपल का पालन हो। मैं समझता हूं सेना और राजनीति दोनों बिल्कुल अलग छोर पर रहना चाहिए और सैनिक मामलों में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में राजनीति करना मैं उचित नहीं मानता। बीजेपी ने फिर कहा है कि सेना से जुड़े मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बड़ा दुखद विषय है कि कांग्रेस इसे राजनीतिक मैदान में उतार रही है। कुछ लोग कांग्रेस के इसके विरुद्ध खड़े हैं और आज हम देख रहे हैं कुछ लोग इसके सहयोग में खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने समर्थन दिया है। शुक्रवार को सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को आर्मी चीफ नियुक्त किया। 31 दिसंबर को वो कमान संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति में 2 अधिकारियों की वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया। बिपिन रावत सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल PM हैरिस से जूनियर हैं।
सरकार की दलील है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए बिपिन रावत सबसे सक्षम है। उनके पास अशांत इलाकों में काम करने का लंबा अनुभव है। इससे पहले 1983 में आर्मी चीफ की नियुक्ति में वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया था। एसके सिन्हा की जगह एएस वैद्य को आर्मी चीफ बना दिया गया था और फैसले से नाराज एसके सिन्हा ने सेना से इस्तीफा दे दिया था। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पंपोर में शहीद हुए सेना के जवानों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र में पुणे के पास फुरुंसुकी में 51 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद जवान सौरभ नंदकुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद सौरभ को अंतिम विदाई देने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा में जमकर नारेबाजी भी हुई। झारखंड के धनबाद में 51 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद जवान शशिकांत पांडे को अंतिम विदाई दी जा रही है। केरल के कन्नूर जिले में 36 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद नायक एनके रातीश के परिवार में भी मातम का माहौल है। शहीद एनके रातीश के गांव कोटोलीपुरम में उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरा लड़का शहीद हुआ है, इसमें हम बहुत देश के लिए शहीद हुआ, इसके लिए बहुत हम अमर हैं। 17 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे पंपोर में आतंकियों ने हाईवे पर सेना के काफिले को निशाना बनाया। सितंबर में भी आतंकियों ने पंपोर में मिनी सचिवालय की बिल्डिंग पर हमला किया था। ऑपरेशन 3 दिन तक चला। 17 अगस्त को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने श्रीनगर बारामूला हाईवे पर हमला किया था। 2016 में नवंबर तक सुरक्षा बलों के 70 से ज्यादा जवान शहीद हुए, जबकि 146 आतंकी मारे गए हैं। 25 जून को पंपोर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 8 जवान शहीद हुए थे। टीएमसी के विधायक, तृणमूल कांग्रेस की विधायक वैशाली डालमिया पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। रविवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक फुटबॉल मैच के दौरान राष्ट्रगान शुरू हुआ। वहां मौजूद बाकी लोग राष्ट्रगान का सम्मान करते नजर आए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की विधायक वैशाली डालमिया मोबाइल पर बात करती रही। राष्ट्रगान खत्म होने से कुछ देर पहले उनकी बात खत्म हुई। वैशाली डालमिया की इस हरकत पर बीजेपी और कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किसी को भी हमारे राष्ट्रगान का अनावश्यक अपमान करने पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो निश्चित तौर पर की जानी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। विधायक जो लोगों को याद दिलाएगा कैसे नेशनल एंथम को, राष्ट्रगीत को कैसे सम्मान देना पड़ेगा, वो खुद ही राष्ट्रगीत का सम्मान कर रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो वो तो कानूनी जुर्म हो जाता है, पर आपने किया कि नहीं और क्या मापदंड आपने इस्तेमाल किए, वो कानूनी है या नहीं, इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। केरल के कोझिकोड में राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में मलयाली लेखक कमल सी चावरा को हिरासत में लिया गया है। लेखक के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। कमल सी चावरा पर अपनी फेसबुक पोस्ट में राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान हर नागरिक का मूल कर्तव्य बताया गया है। राष्ट्रगान के अपमान पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई हो सकती है। राष्ट्रगान को गाने से जानबूझकर रोकने या रुकावट डालने पर 3 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वैशाली डालमिया बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी है। वो हावड़ा की बाली विधानसभा सीट से विधायक है।